हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं बिहार जुडिशरी की। तो टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी को पता है 31 जुडिशरी मेंस कंप्लीट हो चुकी है और उसकी रिज़ल्ट्स जो है अवेटेड है और ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर एंड तक 31 जुडिशरी का आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उस स्थिति में 32nd जुडिशरी का जो वैकेंसी है 271 पोस्ट्स है। अमूमन तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर कटिंग्स में और सारी जगहों पे आपको खबर मिल ही चुकी होगी। तो 271 पोस्ट्स के लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है 32nd जुडिशरी के लिए। तो उस को देखते हुए प्री और मेंस का कंबाइंड टारगेट फॉर आईक्यू में बिहार ओरिएंटेड, बिहार पे फोकस रखते हुए, बिहार जुडिशरी के पैटर्न को फोकस रखते हुए प्री प्लस मेंस का बैच आपका शुरू होने वाला है। ये देखिए, ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम का होगा। इस बैच में आपको जूम पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। इसमें आपको 10 प्री मॉक होगा और 4 उसका मेंस का आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। ये आपको कंबाइंड जो है प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 8 to 9 मंथ्स रहेगा। जिस हिसाब से भी जब तक भी एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट का शेड्यूल आता है और एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। देखिए, ये अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्री के बैच को ज्वाइन करें या आप चाहते हैं कि सिर्फ मेंस के बैच को ज्वाइन करें, तो वैसा भी आप कर सकते हैं और उसके लिए आप दिए गए नंबर पर 7500110314 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, मेंस जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जितने आपके एक्ट्स आते हैं बिहार में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, स्मॉल कॉजेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इक्विटी, ट्रस्ट और उसके बाद आपके कमर्शियल लॉ के पेपर, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एनआई एक्ट, कंपनी लॉ, ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये आपका कंप्लीट पैकेज होता है प्री का। मेंस में आप कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल रखते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपके प्रोसीड्यूरल लॉ, वो तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराया ही जाएगा, लेकिन जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो ध्यान में रखिएगा। इस बैच में इंक्लूडेड होगा कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स का आपका रहेगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इक्विटी, ट्रस्ट वाला जो आपका सेगमेंट है वो रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा कमर्शियल लॉ। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हम इन 3 सब्जेक्ट्स का तैयारी करवाएंगे अभी इस बैच में। बाकी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं अगर आप बैच में इनरोल कराना चाहते हैं। तो चलिए, आज 31 जुडिशरी का आपका जो टॉर्ट्स का पेपर आया था उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आप इसको एज डेमो ले सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई और मेंस की तैयारी कराई जाएगी और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे 31 जुडिशरी में क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा ट्विस्ट करके आया और लॉ के सेक्शन में काफ़ी लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को जो आपके 31 जुडिशरी में आया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन था आपका टॉर्ट्स का जिसमें 3 प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी तक पेपर, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। उसमें काफ़ी सारे जो 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं उसके भी सब पार्ट्स बनाए गए थे। इसका मतलब पेपर का लेंथ काफ़ी लेंदी था और अमूमन तौर पर 18 या 17 क्वेश्चन, वैसे तो 6 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन अगर पार्ट्स को ऐड कर लिया जाए तो करीब 17 से 18 क्वेश्चन आपको एक पेपर में करने हो रहे थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका टॉर्ट में था जिसमें आपको नो फॉल्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था, नो फॉल्ट लायबिलिटी बताना था। ठीक है, बेसिकली रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या प्रिंसिपल आई थी इसके बारे में आपको बताना था। दूसरा आपका था डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या प्रिंसिपल आई थी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि इन दोनों ही आंसर में किस तरीके का चीज़ आपको लिखना होगा। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, जैसा कि आप जानते हैं, ये नेग्लिजेंस का केस है और इसमें 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हैं लॉर्ड
एक्टिंग थे उसमें प्राइमरीली जज, काफ़ी सारे जज जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लिया और ये केस जो है लैंडमार्क केस होता है नेग्लिजेंस का। इसमें आपको सबसे पहले बात करना था नेबरहुड प्रिंसिपल का, नेबरहुड प्रिंसिपल का। दूसरा आपको बात करना था कि ये केस जो है, इस केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको टॉर्ट में हूबहू नहीं इम्पोज किया जाना चाहिए, और विंटरबॉटम वर्सेस राइट के केस को ओवर रूल किया गया है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये प्रिंसिपल पता होता है और दूसरा वाला प्रिंसिपल वो लोग नहीं लिख पाते हैं। तो आपका करेक्ट यही होगा कि आप दोनों चीज़ को थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। विंटरबॉटम वर्सेस जो राइट का केस है उसको इस केस में ओवर रूल किया गया था, ठीक है, ओवर रूल किया गया था। और इस केस में क्या बताया गया था कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है, विंटरबॉटम वर्सेस राइट में इस प्रिंसिपल को लाया गया था। डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में कहा गया था कि इस प्रिंसिपल को, जो कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंसिपल है, उसको टॉर्ट में हम हूबहू उसी तरीके से नहीं इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेबरहुड प्रिंसिपल क्या होता है। नेग्लिजेंस में आप देखेंगे, नेग्लिजेंस क्या होता है, बेसिकली आपकी एक ड्यूटी होती है, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच किया होता है, तो ड्यूटी ऑफ केयर होती है, और ब्रीच करने से कुछ डैमेज होता है, तो इस कारण से नेग्लिजेंस का केस बनता है। नेग्लिजेंस ऑब्वियसली एक सिविल रॉन्ग है, तो ड्यूटी ऑफ केयर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, इन सब ये जब ये जो एसेंशियल था नेग्लिजेंस का, उसको जब प्रूव करने जाते थे तो डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के पहले हर बार कोर्ट को इस बारे में बात करनी होती थी कि आखिर ये ड्यूटी ऑफ केयर किस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में क्या हुआ था कि एक लेडी थी जिसने जिंजर बियर पिया था और उसमें बेसिकली एक स्नेल जो है वो आ गया था, ठीक है। तो जब उसने कंटामिनेटेड इस ड्रिंक को पिया था तो उसको सीवियर जो है इलनेस हो गई थी। अब जब बात करें मैन्युफैक्चरर की, जब उसने केस किया मैन्युफैक्चरर का, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यहाँ पे मेरी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी, ठीक है, मेरे और उस लेडी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। वैसे कंडीशन में मैं स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हूँ और वो इस बेसिस पे मुझे सू नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने ये बोला, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इस पोजीशन में था कि वो अपना जो ड्यूटी कर रहा है, बॉटल का मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो ओपैक बॉटल था, उससे आर पार दिख नहीं सकता था। वैसे कंडीशन में उसको उसके ऊपर भी ड्यूटी ऑफ केयर होती है, क्योंकि उसकी बाद में रीचेकिंग होना संभव, उस बॉटल का बाद में रीचेकिंग होना संभव नहीं था, वो ओपैक बॉटल था। तो मैन्युफैक्चरर वैसा पर्सन जो होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको पता है कि उसके एक्शन से किसी और व्यक्ति को हार्म पहुंच सकता है, तो वहाँ पे उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बन जाती है। ये था नेबरहुड प्रिंसिपल। बेसिकली हर वो व्यक्ति जो जानता है कि मेरे इस कार्य को करने से, मेरे इस काम को करने से सामने वाले इंसान को कुछ वक्त में या कुछ समय बाद इस काम का जो है रिपरकशन झेलना पड़ेगा, उससे उसको हार्म पहुंचेगा, उससे उसकी बेसिकली डैमेज होगी, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस उस व्यक्ति पे लागू होता है और वो व्यक्ति को ड्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है। तो ये बात कहा गया था ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में नेबरहुड प्रिंसिपल में। दूसरा हम देखेंगे विंटरबॉटम वर्सेस राइट ओवर रूल किया गया था, और इस प्रिंसिपल के तहत इवन दो वो स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था मैन्युफैक्चरर, लेकिन फिर भी टॉर्ट के लिए लायबल डिक्लेयर किया गया। दूसरा आपका क्वेश्चन था नो फॉल्ट लायबिलिटी से रिलेटेड, और लायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जिसमें कि बताया गया है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लाया गया है और जस्टिस ब्लैकबर्न का ये डिसीजन था। बेसिकली नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ, जनरली टॉर्ट में क्या होता है कि अगर आपने रॉन्ग किया है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं कि आपने खुद ने रॉन्ग नहीं किया है, रैदर आपने इन फैक्ट जाके एक रीज़नेबल मैन की तरह देखा भी है कि सिचुएशन इस तरीके का एक्सटेंड नहीं हो सके,
फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरीके के रूल को हम इंग्लिश लॉ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, और इसका रूपांतरण जो है, इसका एक स्टेप फर्दर जाके इंडियन लॉ में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ओलियम गैस लीक केस, जिसमें कि PN भगवती जो हैं, जस्टिस PN भगवती जो हैं, उन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लाया था। तो दोनों ही आपके नो फॉल्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पे आधारित है। बेसिकली अगर फॉल्ट आपकी नहीं भी हो तो भी बिकॉज आपने इस तरीके का डेंजरस थिंग को अपने कैंपस में, अपने प्रीमाइसेस में रखा है, जिसके एस्केप से किसी और को डैमेज हो रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। और ये रूल जो है, सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है, ये जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना था कि प्रिंसिपल क्या हुआ है, फैक्ट्स क्या है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का फैक्ट भी आपको लिखना पड़ता, डोनेगी वर्सेस स्टीवेंसन का फैक्ट लिखना पड़ता, क्या प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था, वो दोनों प्रिंसिपल के बारे में बात करना होता, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या 5 डिफेंसेस हैं, उसके बारे में बात करना पड़ता। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो, हालांकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ऐड करके लिखने की ज़रूरत थी। तो देखिए, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, जो भी आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं या PT एग्ज़ाम देते हैं, जुडिशरी में लगातार निरंतर प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप PT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आप अभी से ही अगर टारगेट कर रहे हैं 32nd जुडिशरी का, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साथ में दोनों का जो है प्रिपरेशन करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आप पूरे तौर पर PT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करिए। लेकिन अगर अभी से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को, जिस तरीके का क्वेश्चन बार बार आता है, एक अच्छे गाइडेंस के अंदर आप उसको बार बार सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छे एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, तो आप इस दिए गए नंबर पर 7500110314 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।